करें फिर आज करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, मनी, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, हमने बेसिक्स कर लिए थे, सेक्टर्स कर लिए थे, और फिर कर लिए थे 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग। अभी आते हैं कोर इकोनॉमी पे, मनी, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट इज मनी? पैसा, पैसा ही पैसा होगा, है ना। मनी, मनी इज नथिंग बट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पुराने टाइम से चलती आ रही है। जब मनी नहीं होती थी तब क्या होता था? बार्टर सिस्टम। उसके बाद क्या हुआ? अलग अलग राजाओं ने अलग अलग सिक्के निकाले। जो ज्यादा प्रॉस्परस डायनेस्टीज थी उन्होंने निकाले गोल्ड के, कईयों ने लेड के, कईयों ने कॉपर के, कईयों ने टोकन करेंसी, यानी अलग अलग कॉइन्स हैं। हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में क्या था? वहां पे सील्स होती थी, है ना। यानी एक्सचेंज करने के लिए कोई ना कोई मीडियम हमेशा ही रहा है। एक्सचेंज मीन्स ट्रेड, आपस में ट्रेड करना, कुछ खरीदना कुछ बेचना, इन सब में कोई ना कोई मीडियम रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड मनी। आज के टाइम में मनी दो तरह की होती है, पेपर करेंसी एंड कॉइन्स, है ना। पेपर करेंसी एंड कॉइन्स। और भी होती है क्या? आजकल तो और आ रही है, ई रूपी भी आ गया है ना, डिजिटल करेंसी बोलते हैं जैसे। अभी पूरी तरह से नहीं आई है, आ जाएगी थोड़े टाइम तक। क्रिप्टो करेंसी ही है एक तरह की, लेकिन गवर्नमेंट बैक्ड है, उसे ट्रेड नहीं कर सकते। हम्म? वो भी नहीं होगी, आरबीआई इतना वो नहीं है। होगी, लॉन्च होगी। ई रूपी बोलेंगे उसे, ई रूपी ऐसे ना, ई रूपी है वो। यूपीआई एक तरह से यार वो होता है एकदम पैसा ही है, मनी होती है वो, आपस में ट्रांसफर होती है। ई रूपी में कुछ अलग सिस्टम है यार, इसमें थोड़ा क्रिप्टो वाला सिस्टम है इसमें, है ना। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी का क्या क्या फंक्शन होता है? बेचना खरीदना, ठीक है। मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोरेज, हाँ वही, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। और एवोल्यूशन, बार्टर सिस्टम, फिर कॉइन, फिर टोकन करेंसी, फिर पेपर करेंसी, है ना। अभी ई मनी आने वाली है। पहले के टाइम में क्या होता था? मेटालिक स्टैंडर्ड होता था, मेटालिक स्टैंडर्ड। एग्जांपल, गोल्ड कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, है ना। वो जो कॉइन्स होते थे, जितनी उन कॉइन्स की वैल्यू है वही उस पर नंबर लिखा होगा। अगर गोल्ड का कॉइन है तो उस पर नंबर ज्यादा होगा, सिल्वर है उस पर कम होगा, कॉपर है उस पर कम होगा। यानी जितनी उस मेटल की वैल्यू है उतनी ही उस कॉइन की वैल्यू होगी, ठीक है। आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में क्या है? पेपर करेंसी है ना, पेपर करेंसी, 500 का नोट है, लेकिन उस पेपर की वैल्यू क्या 500 की है क्या? छोटा सा कागज का टुकड़ा है वो, 500 का हो सकता है वो? नहीं है ना। वो 500 इसीलिए है क्योंकि इस पे गवर्नर के साइन है ना, लीगल टेंडर है वो, उसको गवर्नमेंट ने लीगली बैक किया हुआ है। नहीं तो इतना सा छोटा सा कागज का टुकड़ा आप 500 का ले लोगे? नहीं है ना। इसलिए ये जो मेटालिक के कॉइन्स हैं, इनकी जो रियल में वैल्यू है, छोटी सी वैल्यू जितना सिक्का है वही वैल्यू इस पे लिखी होती है। पेपर करेंसी में ऐसा नहीं होता, पेपर की इंट्रिंसिक वैल्यू उसके बराबर नहीं होती। मेटालिक स्टैंडर्ड में क्या होता है? वो जो उसे बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। इसमें फेस वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। बट जो पेपर करेंसी है, दैट इज ऑपोजिट। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें फेस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू।
एंड नहीं है, लेकिन फिर भी इसे काउंट करते हैं बिकॉज इट इज अ लीगल टेंडर। इट इज अ लीगल टेंडर। ठीक है, और कोई भी मना नहीं कर सकता इसे। अगर आप कोई चीज खरीदोगे और आप पेपर करेंसी दे रहे हो, कोई मना नहीं कर सकता कि मैं ये पैसे नहीं लूंगा, मेरे को डॉलर्स चाहिए। ऐसा कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि उस पर गवर्नर के साइन है। ओके। ओके, एक होगी मेटालिक मनी, एक होगी पेपर मनी। पेपर करेंसी। एक होती है फिड्यूशरी। फिड्यू फिड्यूशरी मनी। मनी बैंकिंग मॉनेटरी पॉलिसी। फिड्यूशरी मनी मीन्स इट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। इट इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। एग्जाम्पल, चेक। चेक, ये है फिड्यूशरी मनी। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ सकती हैं, बॉन्ड्स आ सकती हैं। आ सकती है ना। वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ही तो होता है। उसमें रियल मनी का एक्सचेंज थोड़ी होता है। उसमें सिर्फ बोला है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, आपको इतने टाइम बाद ये पैसा मिल जाएगा। है ना। चेक में भी ऐसा होता है, आप एक कागज फाड़ के देते हो, ये लो, और सीधा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए फिड्यूशरी मनी क्या है, चेक्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आ सकती हैं, बॉन्ड्स भी आ सकती हैं। ओके। मनी। अभी देखते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मनी सप्लाई। हमारी कंट्री में मनी सप्लाई कौन करता है? आरबीआई करता है। आरबीआई प्रिंट करता है और सप्लाई भी करता है। फिर आगे बैंक्स कंट्रोल करते हैं। उन बैंक्स को कंट्रोल करता है आरबीआई। नेक्स्ट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, मार्केट में मनी किस किस तरह से आ सकती है? पेपर करेंसी हो सकती है, कॉइन्स हो सकते हैं, बैंक डिपॉजिट्स हो सकते हैं। बैंक डिपॉजिट्स। बैंक डिपॉजिट्स दो तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज डीडी, डिमांड डिपॉजिट्स। नेक्स्ट टाइप है टाइम या फिर फिक्स डिपॉजिट्स। एफडी बोलते हैं इन्हें, एफडी। और जो पहले वाला है दैट इज डिमांड डिपॉजिट, जो आपकी सेविंग्स हैं, करंट अकाउंट में पैसे होते हैं, आप जाते हो उसी वक्त आपको मिल जाते हैं, है ना। लेकिन एफडी में ऐसा नहीं होता। एफडी में प्रॉपर टाइम लिखा होता है, इस टाइम से पहले आप नहीं निकाल सकते। निकालोगे तो वो एफडी टूट जाएगी, कुछ फायदा नहीं होगा। है ना। दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, डीडी एंड एफडी। एंड आजकल डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस में भी आने लगे हैं, है ना। पोस्ट ऑफिस बैंक आने लगे हैं ना। इस तरह मनी होती है मार्केट में, और आरबीआई करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है इन सबको। ओके। अभी देखो मनी सप्लाई के ना डिफरेंट मेजर्स होते हैं इसको। मनी सप्लाई को मेजर करने के कुछ डिफरेंट मेजर्स हैं। M1 M2 M3 बोलते हैं ना, वो देखेंगे, और इम्पोर्टेंट है ये, काफी बार पूछा गया है। PYQ है बहुत बार है। M1 M2 M3 M4 क्या है? चारों करेंगे। पीओ मीन्स पोस्ट ऑफिस। बीपीओ लिखते हो ना, विलेज पोस्ट ऑफिस। डीडी समझ आओगे ना, दूरदर्शन नहीं है ये डिमांड डिपॉजिट्स है। ठीक है।
जो आप डेबिट कार्ड से निकालते हो एटीएम में जाके, दैट इज डीडी और एफडी, डीडी आएगा। अब मनी सप्लाई, इसको काउंट करने के डिफरेंट मेजर्स हैं। उसमें से फर्स्ट इज M1। ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। M1, M1 में क्या आएगा? M1 में आएगा करेंसी नोट्स जो मार्केट में सर्कुलेशन में है, करेंसी नोट्स प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स, नेट डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। करेंसी नोट्स में आप कॉइन्स को भी ऐड कर सकते हो, कॉइन्स भी इसी में आ जाएंगे। नेट डिमांड डिपॉजिट्स, टोटल डिमांड डिपॉजिट्स जो आप उसी वक्त निकाल सकते हो, है ना। दिस इज M1। M2 में देखते क्या आएगा। M2 में, M2 में आ जाएगा M1 यानी ऊपर के दोनों प्लस डिपॉजिट्स, सेविंग्स, सेविंग डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस, यानी M1 करेंसी इन सर्कुलेशन और नेट डिमांड डिपॉजिट प्लस सेविंग डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस, ये तीन चीजें आ गई M2 में। वही बात करता था ना, M1 में क्या है, तो M2 में कितनी चीजें आ गई टोटल, अगर M1 को हम एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है भाई, दो ही हैं, मान लेते, तेरी मान लेते आज। नेक्स्ट इज M3। M3, M3 में आएगा M1, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स। अब देखो M3 में टाइम डिपॉजिट आ गया विद बैंक्स, यानी अब एफडीज भी बीच में आ गई, एफडीज आ गई अब M3 में। एंड लास्ट इज M4। M4, इसमें आएगा M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस। टोटल डिपॉजिट में डीडी भी आ जाएगा और एफडी भी आ जाएगा इन पोस्ट ऑफिस। M3 में, M3 में आ गया M1, M1 आ गया प्लस आ गया टाइम डिपॉजिट यानी एफडी, एफडी इन बैंक्स। हो गया। अभी देखो जहां जहां पे भी टाइम डिपॉजिट आ गया ना, वहां पे पैसा निकालना थोड़ा मुश्किल होता है ना। अगर आप चाहोगे तो आपके हाथ में उस वक्त पैसा नहीं आ सकता, ऐसे ही है ना। इसलिए जो M3 और M4 है, हम उन्हें बोलते हैं ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी, क्योंकि वो लिक्विडिटी यानी कैश में जल्दी कन्वर्ट नहीं हो पाते, ठीक है। जो M1 प्लस M2 है, M1 एंड M2 दे आर कॉल्ड नैरो मनी, क्योंकि ये बहुत जल्दी लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। लिक्विडिटी मीन्स कैश, पैसा, है ना। क्योंकि इसमें क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स है ना। आप जाओगे बैंक में, फॉर्म भरोगे विड्रॉल वाला, आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करना तो आपके पास डेबिट कार्ड है ना। M1 M2, वेर एज, क्या वो, क्रेडिट तो उधार के लिए होता है ना, इसमें क्रेडिट की बात नहीं हो रही है, इसमें उधार की बात नहीं हो रही है, इसमें अपने पैसों की बात हो रही है जो हमने पैसे जमा कराए हैं, ठीक है। M3 M4 है ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी।
यानी दे आर डिफिकल्ट टू कन्वर्ट इनटू लिक्विडिटी, कन्वर्ट इनटू कैश, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही कन्वर्ट हो गए। 2 साल की होगी, 5 साल की होगी, 10 साल की भी हो सकती है, उस टाइम पीरियड के बाद ही पैसा आएगा, उससे पहले नहीं आ सकता। ओके। और ये पूछा गया M1 M2 M3 M4 पे काफी बार क्वेश्चन आया, चाहे वो CDS हो, चाहे CAPF हो, चाहे एफकेट हो। एनडीए में क्या देखा है मैंने, आ गया होगा एनडीए में भी एक आधी बार। ठीक है। जैसे जैसे हम M1 से M4 की तरफ जा रहे हैं, अब क्या हो रहा है, लिक्विडिटी इज डिक्रीजिंग, लिक्विडिटी इज डिक्रीजिंग। ठीक है, इसलिए जो M1 है दैट इज मोस्ट लिक्विड। लिक्विड समझ रहे हो ना, लिक्विडिटी क्या है? ऐसा नहीं कि कल पूछूं मैं लिक्विड क्या है, बोलोगे पानी हो रखा है मनी, आज ब्लू है पानी पानी, है ना? यार लोन, हाँ इसमें आ जाएगा। किसमें आएगा? अल्टीमेटली जा तो मार्केट में रहा है ना। ठीक है, M1 इज मोस्ट लिक्विड, M4 इज लीस्ट। लेकिन जो M3 है, M3 दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। M3, M3 इज कॉल्ड एग्रीगेट, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज। और जो M3 है, इट इज यूज्ड बाय RBI, RBI takes M3 as for liquid M4, takes M3 for macroeconomic policy formulations, policy formulations। ओके, M3, इसलिए जो M3 है दैट इज मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M1 is most liquid, M4 is least, but M3 is used by RBI for macroeconomic policies। अब एक और चीज आती है दैट इज M0, 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 इसे बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। इट इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा RBI, सबसे पहले आएगा करेंसी इन सर्कुलेशन जो मार्केट में चल रही है, प्लस बैंकर्स डिपॉजिट्स विद RBI, जो बैंक्स ने अपने डिपॉजिट करा रखे विद RBI, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। ओके, इट इज हाई पावर्ड मनी। हम इसे बोल देंगे मॉनेटरी बेस, also known as monetary base, सेंट्रल बैंक मनी और रिजर्व मनी।
and reserve money. और जो M0 है, M0 ये M1 से ज्यादा बड़ा होता है। जितना पैसा पब्लिक के पास है, मतलब उनके डिमांड डिपॉजिट्स हैं, उनसे ज्यादा आरबीआई प्लस बैंक के पास होता है। ठीक है, हाई पावर्ड मनी। हो गया, ये था मनी के बारे में, इतना ही था। अभी करते हैं स्टार्ट बैंकिंग। बैंकिंग, बैंकिंग में थोड़ा पहले हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग। सबसे पहला बैंक इंडिया में कब बना था, पता किसी को? पता है? इट वॉज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन 1779। 1779। ठीक है, फिर उसके बाद बैंक्स बनते हैं 1806, 1840, 1843। इट इज बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। ये तीन बैंक्स बनते हैं फिर अलग अलग प्रेसिडेंसीज के। कल किया था ना, प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता, कैलकाटा। ठीक है, ये तीन बने। फिर ये तीनों तीनों मिलके बनाते हैं इन 1921 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में ये तीनों मिलके कौन सा बैंक बनाएंगे? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और आज के टाइम इंपीरियल बैंक कौन है? एसबीआई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ही आज का एसबीआई है। देख लो कितना पुराना है। इसलिए सबसे ज्यादा वैल्यूएशन एसबीआई की है सभी बैंक्स में। ठीक है, बैंक्स के फंक्शन सभी को पता है, क्या करते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स, लोन देना, टाइम डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, ये सब बैंक्स के फंक्शन है। अभी करते हैं इंपॉर्टेंट चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स। ऐसा नहीं है कि सब बैंक्स एक ही तरह के होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स। देखे होंगे आपने, कुछ एक होते हैं नॉर्मल जो शेड्यूल बैंक्स हैं, एसबीआई, पीएनबी, यूको, ये सब, है ना। कुछ एक प्राइवेट सेक्टर्स बैंक होते हैं, कुछ एक रूरल एरियाज के लिए होते हैं, स्पेशल आरआरबी, एग्रीकल्चर के लिए नाबार्ड, इंडस्ट्रीज के लिए सिडबी। अलग अलग बैंक्स बने हैं ना। पेमेंट्स बैंक अभी तो नए आगे, पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स हैं, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले देखेंगे शेड्यूल्ड। दो तरह की क्लासिफिकेशन है, शेड्यूल्ड बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड बैंक्स वो हैं विच आर इंक्लूडेड
in second schedule of RBI Act. Second schedule of RBI Act 1934. इसके सेकंड शेड्यूल में जो भी बैंक्स होंगे दे आर कॉल्ड शेड्यूल्ड बैंक्स. इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल शुड नॉट बी लेस देन 5 lakhs. शेड्यूल बैंक्स का, ठीक है. एंड दे कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई. शेड्यूल बैंक्स हैं, दे कैन बोरो फ्रॉम आरबीआई. और जो इनका CRR है, आगे देखेंगे हम क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो, वो इन्हें आरबीआई के पास मेंटेन रखना होता है. ठीक है. और इन्हें आरबीआई की सारी गाइडलाइंस माननी पड़ती हैं, जो भी बोलेगा. अभी करते हैं नॉन शेड्यूल. नॉन शेड्यूल सबसे पहले तो नॉट इंक्लूडेड इन सेकंड शेड्यूल. ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन सेकंड शेड्यूल. एंड जो इनका पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल दैट इज लेस देन 5 lakhs, इज लेस देन 5 lakhs. जो शेड्यूल्ड थे उनका कितना था, 5 लाख से ज्यादा होना चाहिए, उनका 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए. लेकिन जो पेड अप कैपिटल है उनका 5 से कम होता है. ठीक है, ये इनकी पहचान. पेड अप कैपिटल इज लेस देन 5 lakhs एंड दे कैन नॉट बोरो फ्रॉम आरबीआई. आरबीआई से लोन नहीं ले सकते. एंड जो CRR है, कैश रिजर्व रेशो, इनको खुद मेंटेन करना पड़ेगा. ओके. अभी देख लेते हैं शेड्यूल बैंक्स के आगे. शेड्यूल बैंक्स, CRR अभी करने वाले हैं थोड़ी देर में, बता देंगे क्या है. ये एक तरह से पैसा होता है आरबीआई के पास रखना होता है बैंक को, मिनिमम कैपिटल. उसे बोलते हैं SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, सबसे पहले इसमें आएगा पब्लिक सेक्टर बैंक. पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसा बैंक जिसमें गवर्नमेंट की शेयर कितना होगा, गवर्नमेंट का शेयर 60 नहीं, मोर देन 51. गवर्नमेंट का शेयर एटलीस्ट 51% होना चाहिए, उसे बोलेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक. एग्जाम्पल SBI, PNB, यूको, बहुत सारे हैं और भी है ना. 14 की लिस्ट थोड़ी देखनी है भाई, देख लियो. SBI आई थिंक नहीं, बाकी और हुए होंगे, देख लियो. अब 14 तो कर सकता है ना. अब 14 की लिस्ट कौन याद रखेगा अकेले अकेले बैंक की. ठीक है, पब्लिक सेक्टर एग्जाम्पल लिखाने की जरूरत तो नहीं है. नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर.
प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिसमें क्या है, प्राइवेट ओनर्स की जो शेयर है दैट इज मोर देन 50%, है ना। क्या वो IS, अच्छा यस बैंक, हाँ काफी सारे हैं, HDFC बोल लो, ICICI बोल लो, प्राइवेट सेक्टर ही तो है ये। जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं उनके पास होती है मेजोरिटी। क्या होता है, क्रेड ऐप, हाँ क्रेडिट के लिए है वो तो। पेमेंट बैंक है एक तरह से, वो छोटे मोटे वो उधार देते हैं, जैसे स्लाइस हो गया। तूने उठा रखा है स्लाइस से भी, स्लाइस से उठा रखा है। प्राइवेट के पास ज्यादा ओनरशिप है। एग्जाम्पल HDFC ICICI। देखो हमारे देश में तीन सबसे बड़े बैंक हैं, SBI, HDFC, ICICI। ये इतने बड़े हैं कि अगर ये फेल हो गए तो इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम ठप हो जाएगा। मतलब दे आर टू बिग टू फेल। ठीक है, इन्हें बोलते हैं सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, SIBs। SBI, HDFC एंड ICICI, एक पब्लिक है, दो प्राइवेट है। पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट टाइप ऑफ शेड्यूल इज फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स, इंडिया में ब्रांच सेटअप की है लेकिन हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, फॉरेन में। एग्जाम्पल कोई बता सकता है इसकी। फॉरेन बैंक की कोई एग्जाम्पल बता सकता है, जल्दी बोलो। DBS, DBS बोल सकते हो। सिटी बैंक हो ना, CRTI, HSBC। स्विस बैंक की इंडिया में ब्रांच है क्या? स्विस बैंक की इंडिया में ब्रांच कहाँ है यार? स्विस बैंक की इंडिया में हो तो यहाँ पे मंत्री बाहर क्यों भेजेंगे पैसे? बार्कलेज, एमएक्स, ठीक है। तो ये सब है फॉरेन बैंक जिनकी इंडिया में ब्रांच है, लेकिन एमएक्स पता नहीं, एमएक्स है क्या इंडिया में? कहाँ पे है ब्रांच इसकी? होगी किसी मेट्रो सिटी में, दिल्ली मुंबई में होगी। बहुत सारे बैंक आ गए भाई। ठीक है, लग गया ना पता, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होंगे। इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं दे आर इन अदर कंट्रीज। ठीक है। नेक्स्ट शेड्यूल बैंक इज RRBs। RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स, इन शॉर्ट RRBs, है ना। जिसका काफी फेमस एग्जाम होता है IBPS का, RRBPO। हो गया, दिया था क्या? दिया है क्या RRB का? नहीं दिया। बैंकिंग में मत घुसना भाई, बहुत मुश्किल है अगर मैथ्स अच्छा ना हो। किसने भर दिया तूने? नहीं यार, मेरा उस दिन और एग्जाम है, मेरा हिमाचल का एग्जाम है। हमारा का सिलेबस बहुत अलग सा है, बहुत जल्दी है। तूने भर दिया क्या? रूरल बैंक्स, दे आर ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है दैट इज 50%। स्टेट गवर्नमेंट की होगी 15%। बाकी होगी स्पॉन्सर्स की। ठीक है, सेंट्रल, स्टेट एंड स्पॉन्सर। इस स्पॉन्सर में कोई और बैंक भी हो सकता है, SBI हो सकता है, PNB हो सकता है। ठीक है, ये है रीजनल रूरल बैंक, स्पेशली रूरल एरियाज के लिए बने हैं, वहां की डेवलपमेंट के लिए, है ना। देखे होंगे आपने।
पंजाब ग्रामीण, पीएनबी नहीं है, पीएनबी आरआरबी नहीं है, ग्रामीण बैंक होते हैं ना, पंजाब ग्रामीण बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, ये आरआरबीज होते हैं। ठीक है, ये थे शेड्यूल बैंक्स। नॉन शेड्यूल, जो शेड्यूल में नहीं है, आरबीआई से पैसा नहीं ले सकते, सीआरआर अपने पास मेंटेन रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट टाइप इज लोकल एरिया बैंक्स, डीबीजीबी। ये क्या है? डीबीजीबी कहाँ का है? बिहार का है? दक्षिण बिहार। ओके, बिहार काफी बड़ा है ना, उसमें फिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण करना पड़ा। नेक्स्ट टाइप इज डिफरेंशिएटेड बैंक्स, डिफरेंशिएटेड बैंक्स। डिफरेंशिएटेड बैंक्स, इसमें सबसे पहला आएगा लोकल एरिया बैंक। लोकल एरिया बैंक देखे होंगे आपने, लोकल एरियाज में अलग अलग बैंक होते हैं, है ना? देखे कि नहीं? हर एक स्टेट में। दे वर इंट्रोड्यूस इन 1996 and they are registered under कंपनीज एक्ट। ये चीज ये ध्यान रखना, आरबीआई एक्ट में नहीं है, ये कंपनीज एक्ट में आएंगे 1956। बट दे आर एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन सेकंड शेड्यूल। ओके, है कंपनीज एक्ट में है, लेकिन सेकंड शेड्यूल में जाने के लिए एलिजिबल है, जा सकते हैं। एंड दीज बैंक्स नीड टू मीट सीआरआर एंड एसएलआर। ये देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, ये हो गया। अब है वेरी इंपॉर्टेंट, पेमेंट्स बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस एंड पेमेंट्स, इनका डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है, इनमें क्या डिफरेंस है? तो लिखो पेमेंट्स बैंक। पेमेंट्स बैंक की एग्जांपल बताओगे? पेटीएम, पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद नहीं हो गया क्या? एयरटेल नहीं हो पेमेंट तो पेटीएम का तो बंद हो गया। स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके एग्जांपल बताओ। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेमेंट्स बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेमेंट्स बैंक क्या करेगा? इट प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड्स स्मॉल सेविंग्स अकाउंट, स्मॉल सेविंग्स अकाउंट एंड पेमेंट सर्विसेज, पेमेंट सर्विसेज। ठीक है, it is registered under Companies Act 2013। और इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि दे कैन एक्सेप्ट ओनली डिमांड डिपॉजिट्स। एंड इनका जो मैक्सिमम बैलेंस हो सकता है दैट कैन बी ओनली 1 लाख। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं बट लिमिटेड टू 1 लाख।
Next is they cannot issue credit cards. Cannot issue credit cards. No NRI deposits. NRI के डिपॉजिट्स नहीं हो सकते. नो टाइम डिपॉजिट्स. FDs नहीं हो सकती इनमें पेमेंट्स बैंक में. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नो लोन कैन बी ऑफर्ड. नो लोन कैन बी ऑफर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट. ये चीजें ध्यान रखनी है. जो ये है ना, नो टाइम डिपॉजिट, ये पूछा जा चुका है. नो NRI डिपॉजिट. हाँ, और इनको भी CRR SLR मेंटेन करना पड़ेगा. पेमेंट पेटीएम बैंक में FD होता है, लोन भी प्रोवाइड करता है. अच्छा, ऐसा क्या? इसमें ऐसा है कि वो शेड्यूल्ड बैंक, जब वो अपनी सर्विसेज कंटिन्यू करते हैं ना, तो उनको हम शेड्यूल्ड बैंक भी बोल सकते हैं. ठीक है. दे विल बी गिवन शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस वंस दे स्टार्ट देयर ऑपरेशन. ठीक है. नीड टू मेंटेन CRR एंड SLR. ये हो गया पेमेंट्स बैंक का. अब करते हैं SFBs, स्मॉल फाइनेंस बैंक. स्मॉल फाइनेंस बैंक का देखते हैं. CRR SLR. इसमें क्या है? दे कैन एक्सेप्ट all kinds of deposits. All kinds of deposits. No limit on maximum balance. पेमेंट्स में कितना है? 1 लाख. इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है. और इसमें FDs भी हो सकती हैं, टाइम डिपॉजिट्स हो सकती हैं, एंड दे कैन इशू बोथ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स. अमन बताएगा मतलब डेबिट और क्रेडिट का क्या होता है. मैं कार्ड की बात नहीं कर रहा. मैं सिर्फ डेबिट और क्रेडिट का मतलब पूछ रहा हूँ. ये तो मतलब नहीं है. ऐसा तो नहीं. वरुण वरुण बताएगा. क्रेडिट तो लोन भी होता है. क्रेडिट का जो रियल मीनिंग है दैट इज लोन. उधार बोलते हैं. तूने तो उधार बोला ही नहीं. स्मॉल फाइनेंस बैंक दे कैन गिव लोन्स. इट कैन गिव लोन्स. लेकिन जो इसका 75% होना चाहिए, दैट शुड बी टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. प्रायोरिटी सेक्टर्स कुछ एक सेक्टर होते हैं जो जिनको लोन देना काफी मतलब जरूरी होता है. फॉर एग्जांपल फार्मर्स को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को,
अगर विमेन है उनको ऐसे कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, स्टूडेंट को मिलते हैं, स्टूडेंट को भी रख लो, एजुकेशन लोन्स, स्टूडेंट किसमें, एजुकेशन इसमें नहीं आएगा, वो ऐसे ही बोल रहा है वो तो। और एफएसबी एसएफबी को भी मेंटेन रखना पड़ता है, सीआरआर एंड एसएलआर बोथ। ठीक है, ये हो गया इन दोनों का डिफरेंस। एंड लास्ट पॉइंट इज, ये जो दोनों हैं, दे बोथ वर रिकमेंडेड बाय नचिकेत मोर कमिटी। recommended by नचिकेत मोर कमिटी। इंपॉर्टेंट, ठीक है। सीआरआर बैंक्स को आरबीआई के साथ रखना पड़ता है, एसएलआर आप वो अपने पास रखता है। गोल्ड भी होता है इसमें, एसएलआर में, एसएलआर में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी होती हैं। जो मेन डिफरेंस ये है, एसएलआर बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, सीआरआर रखेगा वो आरबीआई के पास। सीआरआर कम होता है, 4-5%, जो एसएलआर होता है वो 17-18-20 तक पहुंच जाता है। ठीक है, नचिकेत मोर कमिटी, याद रखना इसे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ बैंक इज कोऑपरेटिव। लास्ट बैंक, लास्ट टाइप ऑफ बैंक इज कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक से मेरे को याद आ रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी अमेंडमेंट से आई थी? और कौन सा ईयर? 2011, 2011, जब धरती खत्म होनी थी उससे 1 साल पहले। ठीक है, तब क्या हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन में आई। कोऑपरेटिव बैंक्स वो काम करती हैं नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे। आपने देखा होगा, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, वहां पे क्या होता है, काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ज्यादा नहीं मतलब कम इंटरेस्ट होता है लोन पे, है ना, काफी कम होता है ना। जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा बैंक को उतना ही प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कम इंटरेस्ट यानी कम प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, एंड दीज बैंक्स आर अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। एंड एक लॉ ये हो गया, दूसरा लॉ है बैंकिंग लॉज, बैंकिंग लॉज एप्लीकेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एक्ट 1965। ये दो हो गए। ठीक है, अलग अलग तरह के कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, सुना होगा सभी ने। फर्स्ट इज पीएसीएस, सुना है, सुनिए पीएसी, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव। अरे होती तो है गांव में, पीएसी होती नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा गांव में कि उस बंदे ने सोसाइटी से लोन उठाया, है ना। सोसाइटी क्या है वो, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसी की बात कर रहे हो, पीएसी की बात कर रहे हैं।
सुना होगा गांव में लोग बोलते हैं ना, उसने सोसाइटी से लोन लिया क्योंकि सोसाइटी में काफी फायदा है। वो सोसाइटी क्या है? पीएससी ही है। नुकसान अगर नहीं यार, बताया ना इसका मोटिव क्या है। नो प्रॉफिट नो लॉस। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। कमेटी? कौन सी कमेटी? अच्छा हाँ, वही कमेटी है जिसको कमेटी बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में। कमेटी बोल देते हैं, सोसाइटी बोल देते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। नेक्स्ट इज डीसीसीबीज। डीसीसीबीज, जीविका। जीविका, ये क्या बिहार में बोलते हैं क्या? पता नहीं यार। डीसीसीबीज आर, ओके, बिहार में इनको पीएससी को जीविका बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, दे आर डीसीसीबीज। फिर हैं एससीबीज। एससीबीज, ये स्टेट वाले आगे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, है ना? नहीं पता चल रहा? एग्जाम्पल बता दूं? डीसीसीबीज में आएगा कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सुना है? अब याद आ गया। एससीबी में स्टेट कोऑपरेटिव, हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक, पंजाब कोऑपरेटिव बैंक, हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। एंड लास्ट इज यूसीबी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, हो गया। तो ये था हमारा बैंकिंग, मतलब बैंक्स। अभी करेंगे आरबीआई के बारे में। आरबीआई, बैंकर्स का भी बैंक, बैंकर्स बैंक। करें स्टार्ट आरबीआई? हो गए डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स खत्म। अभी करते हैं स्टार्ट आरबीआई, या फिर बोल सकते हो सेंट्रल बैंक। हर एक कंट्री का एक अलग सेंट्रल बैंक होता है, सिर्फ एक होता है, और वो सभी बैंक्स को कंट्रोल करता है। मनी सप्लाई और सभी बैंक्स को कौन कंट्रोल करेगा? सेंट्रल बैंक। हर कंट्री का अलग होता है। इंडिया में क्या बोलेंगे उसे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। हेडक्वार्टर इसका नहीं, मुंबई में। आरबीआई, आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मेरे को बताओ, इंडिपेंडेंस से पहले कौन से एक्ट में आया था आरबीआई? जल्दी बताओ। 85? इंडिपेंडेंस से पहले की बात हो रही है। 85 में कौन सा एक्ट आया? 1925 की 35? किस लिए है ये? टू रेगुलेट द बैंकिंग एक्टिविटी, बैंकिंग को रेगुलेट करेगा। ओके, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। बाय विच एक्ट? बाय आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, अब आरबीआई के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है? क्या हो गया? क्या हुआ?
आरबीआई के इंपॉर्टेंट फंक्शंस, सबसे पहले इश्यूअर ऑफ करेंसी, ईश्वर नहीं, हाँ ईश्वर भी समझ लो, करेंसी करेंसी का ईश्वर यही है, ईश्वर भी और ईश्वर भी। ओके, एंड इट इज रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। ये चीज इंपॉर्टेंट है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इसका मतलब क्या है? जल्दी बताओ। मान लो आप बैंक करप्ट होने वाले हो, डूबने वाले हो आप, आपके पास कोई और चारा नहीं बचा आरबीआई के पास जाने के अलावा, ठीक है, यानी आप डूबने वाले हो और कोई बंदा आपकी हेल्प नहीं कर सकता, कौन कर सकता है? सिर्फ आरबीआई। इसलिए आरबीआई को क्या बोलते हैं? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। यानी अगर और कोई रास्ता ना बचे तो बैंक्स क्या करेंगे? आरबीआई के आगे हाथ फैला देंगे कि भाई हमारी हेल्प कर दो, इसलिए बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ओके, एंड इट इज बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक। बैंक पैसा देते हैं हम लोगों को, लेकिन बैंक को पैसा कौन देता है? आरबीआई। एंड इट इज बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कभी कोई दिक्कत हो तो आरबीआई, हमें इतना पैसा चाहिए, आरबीआई दे देगा। अभी थोड़ा टाइम पहले लिया अभी गवर्नमेंट ने, अपना फिजिकल डेफिसिट कम करने के लिए, ठीक है। एंड इट इज मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज। क्या हो गया? फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी आती है, गोल्ड रिजर्व्स आते हैं, रिवर्स ट्रैश आता है, और क्या आता है? एसडीआर आती हैं, आईएमएफ की। 17 डिवाइस, ये कैसे हो गया? आवाज आ रही है? क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया मैंने। यहाँ पे कुछ आया भी? एम आई ऑडिबल? ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। आरबीआई के बारे में देख लिया, कैसे बना था, इसके क्या फंक्शंस हैं। बैंकिंग में दो चीजें रहेगी, एक एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और एक रहेगी एनपीए। एनपीए सुना किसी ने? एनपीए क्या होता है? एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक क्या करती है? लोन देती है ना। मान लो किसी आदमी को लोन दिया बैंक ने, अब वो क्या करेगा? हर महीने ईएमआई आएगी, आएगी ना, मंथली इंस्टॉलमेंट, आएगी या नहीं? वापस करेगा वो, पैसे भी देगा प्लस साथ में इंटरेस्ट भी देगा, है ना। लेकिन जब वो इंटरेस्ट और पैसा 90 डेज तक ना आए, 90 डेज मतलब 3 महीने, 3 महीने लगातार कोई ईएमआई ना आए,
तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो लोन क्या हो गया, एनपीए हो गया, एनपीए। क्योंकि ये लोन्स होते हैं ना, लोन किसी बैंक के लिए एसेट होता है, एसेट, वो पैसा उसे वापस आएगा, एसेट है वो उसका, बैंक का। लेकिन जब वो एसेट परफॉर्म नहीं करेगा तब उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या लिमिट है इसकी, 90 डेज, 90 डेज। अगर 90 डेज तक लोन का पैसा प्लस इंटरेस्ट ना आए उसे बोलेंगे एनपीए। ठीक है, जो लोन्स होते हैं दे आर एसेट्स, एसेट्स टू बैंक होते हैं लोन। और जो हमारे डिपॉजिट्स हैं वो बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी वो उन्हें वापस करनी है, वो उनका एसेट नहीं है, वो बैंक को वापस करना पड़ेगा कभी ना कभी। ठीक है, इसलिए जब ये एसेट, व्हेन borrower borrower has stopped making interest for over 90 days, it is called NPA. NPA, ठीक है, 90 डेज याद रखना, इंपॉर्टेंट। ये तो क्या नॉर्मल लॉन्स, जब ये चीज एग्रीकल्चर में हो, माफ तो नहीं करते हैं, बैंक माफ नहीं करता कभी भी, बैंक कभी माफ नहीं करता, वो बस अपनी कॉपी में से लोन को राइट ऑफ कर देगा। बैंक्स बैंक्स को अपनी बैलेंस शीट मेंटेन रखनी होती है ना, उसमें अगर लोन ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, मतलब लोन की मतलब एनपीए ज्यादा बढ़ जाए तो चीज खराब हो जाती है, उसका क्रेडिट रेट कम हो जाता है। तो बैंक क्या करते हैं, अपना लोन राइट ऑफ कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं वहां से कॉपी में से। हैं, पता नहीं यार, वो तो जितना रेट चल रहा होगा उतना मांगेंगे ना। टर्जा, एग्रीकल्चर में, अगर कोई एग्रीकल्चर में लोन लेगा, देन लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स, अगर उस टाइम ओवर ड्यू होगा, फॉर वन क्रॉप सीजन। ठीक है, अगर कोई किसान लोन लेगा, अगर उसका लोन एनपी हो जाए, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स कौन सी होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन में तो आगे खरीफ रबी, लॉन्ग ड्यूरेशन में है कोई जो पूरे साल चलती है, शुगर केन, है ना। अगर वो शुगर केन की पूरी क्रॉप के टाइम में अगर उसने एनपीए मतलब लोन वापस नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा। वहीं अगर ये चीज शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स में हो तो वो होगा टू क्रॉप सीजन, टू क्रॉप सीजन। ठीक है, एग्जाम्पल रबी खरीफ दोनों मिला के। अब जो ये एनपीए है दैट इज ऑल्सो ऑफ थ्री टाइप्स, एनपीए की आगे टाइप्स हैं। फर्स्ट इज सब स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, इसमें क्या है, एनपीए, एनपीए फॉर लेस देन 12 मंथ, यानी 90 डेज तो हो चुका है लेकिन एक साल से कम है अभी।
ठीक है, इसे बोलेंगे सब स्टैंडर्ड। 90, सुन रहा है तू? सुन रहा है ना तू? है ना? मैंने क्या बोला? एनपीए की लिमिट कितनी है? बता मेरे को, एनपीए की लिमिट कितनी है? सुन रहा नहीं है फिर? बाकी बताओ कितनी है? 90 डेज। नेक्स्ट इज, जितना मर्जी ले ले भाई, तेरा वो बैकग्राउंड चेक करेंगे पहले कि तो वापस करने लायक है भी है कि नहीं। और 2 करोड़ का लोन लेके बैठ जाए, है ना? महीने की इनकम है भाई 15,000। क्या हुआ? क्या पुदीना? पुदीने के हिसाब से क्या बोल रहे? डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट वो है जिसमें एनपीए हो जाएगा मोर देन 12 मंथ। ठीक है, 12 मंथ से कम सब स्टैंडर्ड, 12 से ज्यादा डाउटफुल। अब लास्ट इज लॉस्ट एसेट। लॉस्ट एसेट यानी अब बैंक ने उम्मीद छोड़ दी कि ये बंदा बहुत ही डफर ढीठ है, ये पैसा वापस नहीं करेगा, कुछ मर्जी कर लो, बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, यानी वो वैसा एसेट है वेयर लॉस हैज बीन आइडेंटिफाइड। क्योंकि जो बैंक होता है ना, एक तो पहले पीछा छोड़ेगा नहीं, जब तक पैसा निकलेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। वो तब छोड़ेगा जब वो बिल्कुल हार जाए, कि उसको लग जाएगा पता कि अब इस बंदे से पैसा नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? एनपीए की लिमिट कितनी है? 90 डेज, सब स्टैंडर्ड 90 से ज्यादा लेकिन 12 महीने से कम, डाउटफुल 12 से ज्यादा, और लॉस्ट मतलब बैंक उम्मीद हार गया। ये होता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब देखो एक और चीज होती है, उन्हें बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एनबीएफसी सुना है? किसी ने एनबीएफसी सुना है? एनबीएफसी क्या होते हैं? एग्जाम्पल ऑफ एनबीएफसी। नॉन बैंकिंग बोल सकते हो लेकिन नहीं, नहीं डिपॉजिट तो नहीं लेती, चेक भी नहीं इशू करती कोई भी लोन कंपनी। बैंकिंग में कैसे? बैंकिंग में तो वो डीडीज भी होती है ना, एफडीज भी होती हैं, वहां पे तो नहीं होती। वो चेक इशू नहीं करते, वो कार्ड इशू नहीं करते। क्रेडिट क्रेडिट कार्ड देता था, लेकिन क्रेडिट प्रॉपरली एक बैंक थोड़ी है, बजाज फिनसर्व। ओके, सिर्फ क्रेडिट कार्ड देने से थोड़ी होगा ना, बाकी चीजें भी तो होनी चाहिए। ये क्या करता है? एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस आउटसाइड ट्रेडिशनल बैंकिंग सेक्टर, और इस टर्म को बोलते हैं शैडो बैंकिंग। शैडो, ठीक है, यानी एनबीएफसी क्या है? बैंक्स की बैटमैन, दे वर्क इन शैडोज। नहीं पता? किसी ने डीसी देखा होगा तो समझ आएगा। कौन है ये बड़े मैसेज वाला?
हम लोग जो पर्सनल लोन लेते हैं कोई भी आपसे उसको वापस करना कंपलसरी है अगर वो एनबीएफसी से सर्टिफाइड नहीं है। एनबीएफसी सर्टिफाइड या लोन अगर लिया तो वापस तो करना ही पड़ेगा ना, चाहे जैसा मर्जी हो, सर्टिफाइड हो ना हो। गौतम किधर पड़ता है? ये गौतम, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। नोएडा ही है गौतम। नाम गौतम बुद्ध नगर हो गया, पहले गौतम नगर ही था वो। बैटमैन। आजकल बैटमैन वो बना हुआ है ना, रजत दलाल। आउटसाइड ट्रेडिशनल बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, इसे बोलते हैं शैडो बैंकिंग। शैडो बैंकिंग। एनबीएफसीज आर हाइडिंग इन द शैडोज। जो एनबीएफसीज हैं दे आर इंक्लूडेड या फिर दे आर एंगेज्ड इन विच एक्टिविटीज, वो देखते हैं। क्या हो गया? एनबीएफसीज, थोड़ा जल्दी लिखो, अभी मॉनेटरी पॉलिसी भी करनी है। सीआरआर एसएलआर देखना भी, जल्दी करो। रुक जा। अभी तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट है। हाँ, अभी बजट और फिस्कल पॉलिसी है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, टैक्सेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 10 तारीख, 4 से पहले करना है। हो जाएगा, हो जाएगा। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा थोड़ा फिजिक्स में फिर। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, लीजिंग, इंश्योरेंस एंड चिट फंड्स। चिट फंड, लक्ष्मी, कौन सा था वो, है ना, हेरा फेरी वाला। वही है। तू लक्ष्मी तो है, लक्ष्मी चिट फंड तू ही चला रहा है। जो एनबीएफसीज हैं, एनबीएफसीज दे आर सुपरवाइज्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। 2013, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या इशू नहीं कर सकते। चेकबुक, चेकबुक ये इशू नहीं कर सकते। डीडीज नहीं एक्सेप्ट कर सकते। ये है डिपॉजिट, इंश्योरेंस, क्रेडिट, गारंटी, कॉर्पोरेशन, DICGC। ये क्या होता है, मान लो आपका किसी बैंक में डिपॉजिट है, ठीक है, मान लो 10 लाख है या फिर 15 लाख है, वो बैंक डूबने वाला है या डूब चुका है। अब ये जो कॉर्पोरेशन है ये क्या करेगी, इसने एक मिनिमम लिमिट बताई होगी, इंश्योरेंस लिमिट, कि अगर मान लो कोई बैंक डूब गया
तो डूबने के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। अभी ये लिमिट 5 लाख है, पहले 1 लाख होती थी। अगर मान लो किसी का 1 करोड़ है बैंक में, अगर वो बैंक डूब जाए तो उस बंदे को सिर्फ 1 लाख मिलता था, बाकी सारा डूब गया, बाकी सारा गया। आज के टाइम में 5 लाख है। बता रहा हूँ मैं, 5 लाख मिलेगा। ऐसा नहीं कि जिसका 1 लाख था उसको भी 5 मिलेगा, उसको एक ही मिलेगा, है ना। जिसका 5 से ऊपर था उसको 5 मिलेगा। समझ में आ गया, चाहे 1 करोड़ हो चाहे 2 करोड़ हो, ये मिनिमम ले, मैक्सिमम इतना ही मिलेगा। इसे बोलते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी, DICGC। ठीक है, ये है एनबीएफसी के फंक्शन। हो गया, हो गया एनबीएफसी, एनपीए, आरबीआई पे दोबारा आ जाते हैं। आरबीआई का फंक्शन देख लिया था, अभी करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई का एक इंपॉर्टेंट पार्ट मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, आरबीआई का इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है मॉनेटरी पॉलिसी, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे मॉनेटरी वर्ड आ गया मींस इट इज रिलेटेड टू मनी। मॉनेटरी मींस रिलेटेड टू मनी। मॉनेटरी पॉलिसी, इट इज अ कंपोनेंट थ्रू विच जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स मनी सप्लाई, रेगुलेट्स मनी सप्लाई। साहिल, व्हाट इज नैरो मनी? नैरो मनी में कौन से दो पैरामीटर्स आते हैं? नैरो मनी क्या है? इस साइड को थोड़ा, हिमांशु कॉर्नर पे, जल्दी बोल। नैरो मनी, इसमें एम का मतलब क्या है? ठीक है, हाई पावर्ड मनी, पंकज क्या है हाई पावर्ड मनी? ठीक है, देख ले एक बार दोबारा, बता दो कौन सी है। हाई पावर्ड मनी कौन क्या है? M0। अभी देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो पहले क्या कर रहा था यार, पहले बोलता रहता फिर नीचे करो नीचे करो, नीचे करता हूँ, देखो रुक जा जरा, जल्दी कर अब। तो टाइम कम है भाई, तूने तो सीपीएफ देना नहीं है, बाकी ने तो देना है ना। कहाँ पे सेंटर, कहाँ पे तेरा? मेरे साथ में है तेरे। देख भाई, जो सीरियस है उसको पढ़ने देना। क्वांटिटेटिव मेजर्स, इसमें क्या करेंगे? जो आरबीआई है, इट कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ लोन्स। ठीक है, और इन्हीं में आता है CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, LAF, ये सब इसमें आएगा, उसी में आ जाएगा। आगे करते हैं। BR, MSF, MRF, CH, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, ये है क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स, इसमें क्या करेगा? आरबीआई दो बैंक को डायरेक्शन देगा
मॉरल सुएशन देगा कि आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है। इसमें मनी से रिलेटेड या फिर नंबर से रिलेटेड कुछ नहीं है। नंबर्स इज ऑल इन क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में वो सिर्फ बोलेगा, ठीक है। उसे डांटेगा, जो मर्जी करेगा, बैंक्स को थप्पड़ लगाएगा, ये सब आरबीआई करेगा, ठीक है। करें स्टार्ट फिर। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऐसे ही सुन लो ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन हो चाहे डिफ्लेशन हो। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। डिफ्लेशन क्या हो गया? सस्ताई। महंगाई का ऑपोजिट, चीजें नॉर्मल से भी कम हो जाए, है ना। इसमें क्या, इसमें फायदा है कि नुकसान है? बताओ। जो बनाने वाले हैं ना, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको नुकसान हो जाएगा। अब वो प्रोड्यूसर बनाएंगे ही नहीं, तो लोगों को खाने को क्या मिलेगा? कद्दू, है ना। क्या मिलेगा? फैक्ट्रीज ही बंद हो जाएंगी तो क्या खाओगे? क्या खाओगे? इसलिए स्लाइट इन्फ्लेशन ठीक रहती है। 2-3% काफी होती है, इतनी जरूरी भी होती है। ऑब्जेक्टिव्स: कंट्रोल इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ग्रोथ बढ़ानी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, इनकम इनइक्वालिटी कम करनी है, इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब डेवलपमेंट में आ गया ये सब, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। अब स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम। क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटी, क्वाली नहीं। हम क्वांटिटेटिव की बात कर रहे हैं, इसमें आता है सीआरआर एसएलआर। क्वालिटेटिव में, क्वालिटेटिव में यार ज्यादा वो मॉरल सुएशंस आती हैं, डायरेक्शंस आती हैं, ये सब आता है। इसमें या फिर लिख लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स लिख लो। क्वालिटेटिव को ज्यादा पढ़ते नहीं है, ना ज्यादा ही पूछा जाता है, ठीक है। जो मेन कंपोनेंट है दैट इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेजर्स, सबसे पहला कैश रिजर्व रेशो। जो हम इतने टाइम से बोल रहे हैं सीआरआर सीआरआर, सीआरआर होता क्या है? वो होता है कैश रिजर्व रेशो, एके सीआरआर। ये क्या होता है? आरबीआई ने डायरेक्शन दे रखी होती है बैंक्स को कि आपने इतना अमाउंट हमारे पास जमा करके रखना है, आरबीआई के पास। मान लो एसबीआई है, एसबीआई को उसने बोला कि जितना पैसा तेरे पास है, मान लो 1000 करोड़ है, 1000 करोड़ में से 5% आपको हमारे पास रखना पड़ेगा। इसलिए सिक्योरिटी के लिए, अगर आप ऊपर ऊपर नीचे हो जाए काम थोड़ा, तो उस पैसे से मदद कर सकते हैं, ठीक है। हो गया ना। कैश रिजर्व रेशो लिखो, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनडीटीएल। एनडीटीएल क्या होता है कोई इकोनॉमी वाला? नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। डिमांड लाइबिलिटी क्या हो गया? जो हमारे डिपॉजिट्स हैं उसी वक्त वापस मिल जाएंगे। टाइम लाइबिलिटीज, एफडीज, एफडीज। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है, इन्हें बोलते हैं एनडीटीएल। इसका कुछ एक परसेंट बैंक्स को रखना पड़ेगा विद आरबीआई। दैट बैंक्स हैव टू होल्ड एज रिजर्व्स with RBI, with RBI. CRR is a kind of short and middle term tool, ठीक है। क्योंकि बैंक्स आरबीआई के पास पैसा रखेंगे, कायदे से तो उनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिलता। बैंक्स डोंट अर्न एनी इंटरेस्ट ऑन सीआरआर, एनी इंटरेस्ट फॉर सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। और एक इसलिए किया गया
It is for security of depositors and to control inflation and deflation. अब मेरे को बताओ इससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल होगी? रिजुल पहले करा चुका हूँ, जल्दी पहले मेरे को ये बता कि इन्फ्लेशन होगी कैसे, कैसे होगी? ज्यादा हो जाएगा ना। अब इसे कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे कम होगा? सीआरआर बढ़ा के या कम करके? सीआरआर बढ़ा के ना। अभी सभी देखो ध्यान से, सीआरआर क्या है? एक अमाउंट है यानी परसेंटेज है जो बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। मान लो एसबीआई है, इधर आरबीआई है। एसबीआई के पास कितना है? 1000 CR। 5% के हिसाब से कितना हो गया? कितना हो गया? 50। 50 करोड़ आरबीआई के पास रखना पड़ा। इसके पास कितना बचा? 950, है ना? हो गया। अब देखो एसबीआई क्या करेगा, इस 950 में से आगे लोन्स बांटेगा। बैंक का मतलब क्या है? लोन देना। उस लोन से प्रॉफिट आएगा, उसी से काम चलेगा ना। उस लोन से क्या होगा? लोग लोन लेंगे, आगे खर्चा करेंगे, फैक्ट्रीज बनाएंगे, अपना खर्चा करेंगे, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, कुछ भी है ना? अल्टीमेटली क्या होगा? एसेट जनरेट होगा, कुछ भी होगा, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, लोन से बढ़ेगी ना। अब मान लो आरबीआई ने क्या कर दिया, आरबीआई ने इस 5% को 10% कर दिया। 10% कर दिया। अब कितना आरबीआई के पास रखेगा? 100। बैंक के पास कितना बचा? 900। यानी पहले कितना था लोन देने के लिए? 950। अब कितना है? 900। यानी मार्केट में पैसा कम जाएगा, कम जाएगा ना। मार्केट में पैसा कम जाएगा, लोगों के पास पैसा कम होगा। लोगों के पास पैसा कम है तो खर्चा कम, खर्चा कम अल्टीमेटली महंगाई कम। महंगाई कब होती है? जब सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा। सप्लाई सब कैसे होगा? डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी। भाई 10 बंदे हैं, उल्टा बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है ना। 10 बंदे हैं, गाड़ियां 5 है, गाड़ियां 5 है, बंदे 10 है खरीदने वाले। अब वो 10 बंदे क्या करेंगे? आपस में बोली लगाने शुरू कर देंगे कि भाई 15 लाख की गाड़ी है, मैं 20 देने को तैयार हूँ, मेरे को चाहिए। क्या हो गया? इन्फ्लेशन होगी ना, होगी ना, क्योंकि उसके उनके पास पैसा ज्यादा है। अगर उनके पास पैसा कम होता तो अल्टीमेटली वो गाड़ी खरीदते ही नहीं, प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम जाते। गाड़ी वाला बोलता कि 10 लाख की बजाय 5 लाख में ले लो, बस ले लो, मेरी बिक्री हो जाए, फिर ऐसा होता। ओके, समझ में आ गया सीआरआर का क्या खेल है इन्फ्लेशन के साथ? ये तो गया इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करना है। अगर डिफ्लेशन हो जाए तो सीआरआर क्या करेंगे? तो सीआरआर को क्या करेंगे? कम करेंगे। यानी सीआरआर कम, बैंक्स के पास पैसा ज्यादा, लोन ज्यादा, मार्केट में पैसा ज्यादा, और डिमांड ज्यादा। ओके। जिम्बाब्वे तो क्या ही बोले, तो पता नहीं क्या करता रहता है, 1-1 लाख के नोट निकाले उसने। यानी अगर सीआरआर ज्यादा होगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन ऊपर आएगी नीचे आएगी? है ना? सीआरआर कम होगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल करेंगे। बस इस चीज को याद रखो, ये छोड़ो पर है, ये चीज याद रखो। ठीक है। और जो सीआरआर होता है मेनली कैश में करना होता है, कैश, लिक्विडिटी। नेक्स्ट कंपोनेंट इज एसएलआर। एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसे बोलते हैं एसएलआर। ठीक है। इट इज अ लॉन्ग टर्म टूल, लॉन्ग टर्म टूल। अब देखो 1000 करोड़ में से 50 रखना पड़ा आरबीआई के पास, है ना? 50 आरबीआई के पास रखा। अब आरबीआई क्या बोलेगा?
इस 950 में से 20% आप अपने पास भी रखोगे बचा के साइड में, उसमें से आपने लोन नहीं देना, उस 20% को आप साइड में बचा के रखोगे अपने पास सिक्योरिटी के लिए। समझ में आ गया? 5% रखा आरबीआई ने, 20% बैंक को बोल दिया कि तू अपने पास रख साइड में, इसमें से लोन नहीं दे सकता तू। इसे बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यानी ये क्या है? इट इज परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। फुल फॉर्म लिख दूं इसकी? दैट बैंक हैज टू कीप विद इटसेल्फ। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ कैश नहीं होता, इसमें कैश नहीं होता, इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं। कैश, G6 मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड गोल्ड। इन तीन तरीके से रख सकते हैं एसएलआर को। ओके, सीआरआर में सिर्फ कैश था, इसमें जीसेक भी आ गया और गोल्ड भी आ गया। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, इसका भी सेम वही है। एसएलआर बढ़ेगा मींस बैंक को अपना रिजर्व ज्यादा बढ़ा के रखना पड़ेगा, लोन देने के लिए कम पैसा, मन मार्केट में कम पैसा, इन्फ्लेशन डाउन। समझ में आ गया? लग गया ना? क्या रिलेशन है इनका इन्फ्लेशन के साथ, डिफ्लेशन के साथ? देखो अल्टीमेटली है क्या है, हमें मार्केट में पैसा कम या ज्यादा करना है। मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। महंगाई कम करनी है, इन्फ्लेशन कम करनी है, हमें मार्केट से पैसा खींचना है, किसी भी तरह खींचो, बस खींचना है। एक चीज याद रख लेना, इन्फ्लेशन कम करनी है, मार्केट से पैसा खींचो, लोगों से पैसा खींचना है बस। ऑप्शंस में देख लेना कौन सा तरीके से पैसा खींच रहा है, पूछा भी आता है बहुत बार। क्वांटिटेटिव मेजर्स बहुत बार पूछे आते हैं हर एग्जाम में। नेक्स्ट इज बैंक रेट। बैंक रेट, बैंक रेट। अब क्या है, बैंक्स को लोन चाहिए होता है, बैंक को चाहिए होता है लोन, बैंक लेगा लोन आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अब आरबीआई जिस इंटरेस्ट पे लोन देगा उसे बोलते हैं बैंक रेट। इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड लोन टू बैंक्स फॉर लॉन्ग टर्म। ये याद रखना, फॉर लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म के लिए आरआर होता है, लॉन्ग टर्म। ठीक है, और एक और चीज, अगर मान लो किसी बैंक ने अपना सीआरआर या फिर एसएलआर मेंटेन नहीं किया, तो उसको पेनल्टी कितनी लगती है? उसको पेनल्टी लगती है बैंक रेट प्लस 3%। जितना बैंक रेट होगा उसमें 3% पैसा बढ़ा के उतनी लगेगी उसे पेनल्टी। हाँ, पता नहीं, देख लियो, 4-5 के पास होगा। बैंक रेट आज के टाइम में इतना इंपॉर्टेंट रह नहीं गया, पहले होता था यूजफुल, अब नहीं होता। अब ज्यादा यही चलते हैं, और ज्यादा चलते हैं एलएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी चलती है ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसे ओएमओ बोलता है।
नहीं वो अगले में आएगा। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाइंग सेलिंग होती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। थ्रू ऑक्शन। ओपन मार्केट में मेनली खरीदते बेचते हैं ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक तरह से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, बॉन्ड होती है। उसमें क्या लिखा होता है कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, मैं आपको इतने टाइम बाद वापस कर दूंगा विद इंटरेस्ट। ठीक है, इतने टाइम बाद वापस कर दूंगा। अब मान लो ये है आरबीआई, ये है मार्केट। आरबीआई ने क्या किया? मार्केट को दी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी ये कॉन्ट्रैक्ट दिया, कागज दिया। इस कागज में क्या क्या लिखा हुआ है कि मेरे को 1 लाख करोड़ चाहिए, 1 लाख करोड़ चाहिए, 2 साल बाद वापस कर दूंगा विद 5% इंटरेस्ट। ये सब लिखा होगा। ठीक है, जितना चाहिए और जितने टाइम के लिए चाहिए इतना लिखा होगा इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। आरबीआई ने दिया। अब मार्केट से पैसा कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास। मार्केट से पैसा कहाँ गया? आरबीआई के पास। आरबीआई की सिक्योरिटी कहाँ चली गई? मार्केट में। समझ में आ गया? गवर्नमेंट सिक्योरिटी सिर्फ एक कागज है, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। मार्केट से आरबीआई क्या लेगा? पैसा लेगा। अभी देखो मार्केट में पैसा ज्यादा हुआ कम हुआ? कम हो गया ना। इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी नीचे आएगी? नीचे आएगी ना। यानी जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन अप और डाउन? पैसे आरबीआई के पास आ गए, मार्केट में पैसा कम है। यही तो कैच है इसमें। आरबीआई सेलिंग जी सेक। इससे क्या होगा? लिक्विडिटी, लिक्विडिटी एब्जॉर्ब, लिक्विडिटी एब्जॉर्ब। आरबीआई ये जानबूझ के भी करता है, चाहे आरबीआई को जरूरत ना हो पैसों की, आरबीआई फिर भी करेगा। किस लिए? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, लिक्विडिटी मीन्स पैसा। पैसा आरबीआई ने खींच लिया बाय सेलिंग जी सेक। ठीक है, और ये किस लिए करेगा? फॉर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसके उल्टा अगर आरबीआई जी सेक को बाय करेगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? मार्केट में पैसा आएगा कि जाएगा? मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाएगा, यानी लिक्विडिटी इंजेक्टेड इनटू मार्केट, है ना। और ये किस लिए होता है? फॉर डिफ्लेशन। लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा पहुंचाना है ताकि जो प्राइसेस कम हो गए हैं वो थोड़ा स्टेबल हो जाए। समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कॉन्सेप्ट मजेदार है वैसे। CRR SLR आपको पता चल जाता है हमारी बैंक कैसे वर्क करता है ना। कैसे महंगाई कंट्रोल होगी। तो सीतारमन बोल रही हैं, क्या क्या बोल रही हैं, है ना। कैसे गोल गोल घुमा रही हैं सभी को। ये थी ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। LAF it is adjusted by मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसे सेट करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब इसमें होते हैं दो कंपोनेंट्स,
एलएफ में दो कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज रेपो रेट. रेपो रेट, इट इज कॉल्ड आरआर. रेपो रेट. इसमें क्या होगा? बैंक्स को पैसा चाहिए, आरबीआई मनी प्रोवाइड करेगा, बट फॉर शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म के लिए क्या था? लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा रेट था यार? बैंक रेट. बैंक रेट. ओएमओ में लोन की बात तो हो रही थी, उसमें सिक्योरिटीज की बात हो रही है. लोन की बात बैंक रेट में हो रही थी लॉन्ग टर्म के लिए. शॉर्ट टर्म के लिए क्या है? रेपो रेट. यानी आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई मनी प्रोवाइड करेगा टू बैंक्स फॉर अ शॉर्ट टर्म. ठीक है, 6 महीने के लिए हो सकता है, 1 साल के लिए हो सकता है, ऐसा. मनी इसको देगा एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसे ले लेगा. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. ओके. अब क्योंकि आरबीआई ने पैसा दिया है बैंक्स को, अब आरबीआई इंटरेस्ट भी लेगा. लेगा ना? इंटरेस्ट आएगा. अब जो इंटरेस्ट है, इट इज कॉल्ड रेपो रेट. जितना इंटरेस्ट का रेट होगा ना, इट इज कॉल्ड रेपो रेट. यही है. रेपो रेट इज नथिंग बट इंटरेस्ट, है ना, जो आरबीआई लेगा वापस बैंक से. ये शॉर्ट टर्म के लिए है. नेक्स्ट इज रिवर्स रेपो रेट. रिवर्स रेपो रेट. इसमें पैसा कैसे जाएगा? इसमें पैसा जाएगा फ्रॉम बैंक्स टू आरबीआई. अब आरबीआई इंटरेस्ट देगा बैंक को. ठीक है, आरबीआई बैंक्स को इंटरेस्ट देगा. अब उल्टा हो गया, बैंक्स के पास पैसा ज्यादा है, आरबीआई को बोलता है लग रहे, ले, ले रे, रख ले. ठीक है. इंटरेस्ट जो रिवर्स रेपो रेट होता है, इट इज ऑलवेज लेसर देन आरआर. मान लो अगर आरआर 4% है, तो रिवर्स होगा 3.75. और इसके बीच का जो मार्जिन है, ये आरबीआई का प्रॉफिट है. ये आरबीआई का प्रॉफिट है. ठीक है. इसमें क्या है? बैंक्स बाय जी सेक फ्रॉम आरबीआई, एंड इट इज ऑलवेज 0.25 basis point less than RR. 0.25 basis point means 0.25%. आरबीआई जब अपने बेसिस पॉइंट, कभी भी देखना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की वो होती है ना, कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें बताएंगे वो इतने बेसिस पॉइंट कम हुआ बढ़ा. 1 basis point मीन 1%. 0.5 basis point मीन 0.50%. ठीक है.
अब एक चीज देखो, आरआर से भी इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है। कैसे? आरआर बढ़ेगा, अगर आरआर बढ़ गया मींस बैंक्स को लोन महंगा हो गया, बैंक के लिए लोन महंगा हो गया। अब बैंक को लोन महंगा मिल रहा है तो बैंक आगे लोगों को लोन महंगा देगी। लोन महंगा मिल रहा है तो लोग लेंगे या नहीं? कम लेंगे ना, कम लेंगे, मींस इन्फ्लेशन क्या होगी? डाउन। आरआर ज्यादा हो गया मींस मनी सप्लाई कम, इन्फ्लेशन कम। ठीक है। इसका उल्टा डिफ्लेशन के लिए, रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया मींस मनी सप्लाई ज्यादा हो गई, यानी जो डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन कम हो जाएगी, डिफ्लेशन कम हो जाएगी, स्टेबल रेट हो जाएंगे। ओके, बस एक लास्ट बचा है एमएसएफ, फिर फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, समझ में आ गया? रिवर्स रेपो रेट, क्या रिलेशन है इसका विद इन्फ्लेशन? नाउ लास्ट component of quantitative measure is marginal standing facility. एमएसएफ, इसे बोलते हैं एमएसएफ रेट। इट वाज क्रिएटेड इन आरबीआई इन 2011 बाय आरबीआई। ठीक है, ये क्या होता है? ये अगर बैंक्स को अचानक से इमरजेंसी में पैसा चाहिए, बोरो ओवरनाइट फंड्स अगेंस्ट जी सेक, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, ये किस लिए होता है? फंड्स की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए। और एक चीज याद रखनी है, ओनली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो। और कोई नहीं करेगा, स्मॉल फाइनेंस पेमेंट बैंक ये सारे नहीं करेंगे, आरआरबीज नहीं करेंगे। ठीक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल करेंगे। एंड इसमें क्या है, इसमें बैंक्स कैन यूज 0.75% कोटा ऑफ एसएलआर टू लैंड मनी फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, अपने एसएलआर से 0.75% कोटे की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को दे सकती है वो। रेपो रेट में ऐसा नहीं है, रेपो रेट में एसएलआर को नहीं छेड़ सकते, एमएसएफ में छेड़ सकते हैं। अब क्योंकि एकदम से अचानक में इमरजेंसी फंड चाहिए, तो ये जो रेट होता है इट इज ऑलवेज हायर देन रेपो रेट, रेपो रेट से हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि एकदम से किसी को पैसा चाहिए तो इंटरेस्ट तो ज्यादा लगेगा ना। ठीक है, हो गया। बस अब आज का लास्ट टॉपिक करो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसे बोलते हैं एमपीसी, इट इज नोन एज एमपीसी। एमपीसी कमेटी है जिसमें है टोटल 6 मेंबर्स, 6 मेंबर्स, 3 फ्रॉम आरबीआई एंड 3 फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है,
इसमें होंगे आरबीआई के गवर्नर, और जो आरबीआई का गवर्नर है ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है, आरबीआई का जो गवर्नर होगा एमपीसी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा ऑटोमेटिकली। टोटल 6 मेंबर्स हैं। कोरम इज ऑफ 4 मेंबर्स। कोरम 4 मेंबर्स का है। क्या वो? देखते को पता है या नहीं? नहीं पता। मिनिमम मेंबर्स चाहिए होते हैं किसी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए, बीट राज्यसभा, लोकसभा या फिर कोई और कमेटी। ठीक है। और जो इनकी मीटिंग होगी, मिनिमम 4 मीटिंग्स पर ईयर। मीट एवरी 2 मंथ्स। किस लिए है? ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए। ठीक है। एंड दे शुड पब्लिश इंफॉर्मेशन every 14 days and monetary policy report every 6 months। यही कमेटी है जो करती है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग यही कमेटी करती है। फिलहाल कितना है टारगेट? न्यूज नहीं देखता कोई? फिलहाल कितना चल रहा है? इतना है। 4 + -2, चाहे 2 हो चाहे 6 हो, इतना चलेगा मिनिमम मैक्सिमम। ना 2 से कम, ना 6 से ज्यादा। ठीक है। 4 स्टेबल है। ओके।